तो ये यहाँ पर आपको दी गई है से संबंध की परिभाषा। पूरी की पूरी परिभाषा को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न नंबर 10 में पूछी गई है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर को यहाँ से आप लोग याद कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी पूर्व अभ्यास परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 11 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि आपके सभी सरकारी स्कूलों में परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र हल करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों के अंदर का परीक्षाओं का डर पूरा समाप्त हो सके। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ साथ में आपका परीक्षा क्वेश्चन पेपर है ये भी आपका कंप्लीट हो सके। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे परीक्षा क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, जो कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए आपका जारी किया गया है। और देखिएगा आपकी जो परीक्षा है ना, उसके पहले यह आपको स्कूलों में हल करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको पूरा जरूर देख लें, ताकि आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे को मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, जो कि अभ्यास प्रश्न पत्र है 2024 की परीक्षा हेतु। देखिएगा प्री बोर्ड परीक्षा है, तो पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो चलेगा जल्दी से हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्प में पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सांख्यिकी के जनक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा गॉडफ्राइड एकेनबॉल। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। उसके बाद में किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। तो देखिएगा ये जो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दशमक इसको कहा जाता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन सूचकांक मापते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सूचकांक क्या मापते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आएगा चर मूल्य को मापते हैं। तो 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किन फसलों से सफल रही। तो देखिएगा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गेहूँ व चावल। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार का आरंभ हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में आर्थिक सुधार का आरंभ कब हुआ, 1990 में। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लें। तो देखिएगा रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव पूंजी में प्रथम निवेश है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना वर्ष में हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नाबार्ड की स्थापना जो थी ना 1982 में हुई थी। कब हुई थी, 1982। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चीन में वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चलाया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चीन में 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चलाया गया था। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं, यहाँ से आप सब लोगों को देखना है। तो देखिएगा यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को इसका उत्तर पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा इस प्रकार से आप लोग देख ले, किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला कहलाता है। तो देखिएगा दूसरों के लिए कार्य करने वाला क्या कहलाता है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना, इसमें श्रमिक इसको लिख लेना है। इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा 5वें नंबर का, वे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिख लेना सांख्यिकीय। तो क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, सांख्यिकीय, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः कीमत स्तर में परिवर्तन से होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। तो देखिएगा यहाँ पर छठे नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सूचकांक। तो छठे का राइट आंसर है, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, क्या कहते हैं इसको, सूचकांक इसको कहते हैं। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए 5 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, ये अपना रह गया था। वैसे अपन ने इसमें लिख लिया था सांख्यिकी, इसमें लिखना था आपको, क्या लिखना था, सांख्यिकी। अगर नहीं लिखा हो तो यहाँ से आप लोग नोट कर लें इसको। तो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को भी देख लेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन अगर देखें, क्या लिखा है, चीन में 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका सत्य होगा। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका सत्य होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखें तो ये भी आपका असत्य होगा। और उसके बाद में छठे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य असत्य वगैरह इन चीज़ों को देख लो अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर को समझते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देखते चले बराबर। तो देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी पूछी जाएगी। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब देखिएगा, जोड़ी के मिलान में आपको क्या करना है। विश्व व्यापार संगठन का गठन तो देखो ये हुआ था 1995 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो देखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या, 2009 में। उसके बाद में ऑपरेशन फ्लड, तो देखिएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014 में चलाई गई। सारणी का अंग, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना किससे, रा नंबर से। उसके बाद में देखिएगा अगला लिखा है मानव विकास सूचकांक का घटक, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा जीवन प्रत्याशा से। श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान, तो इसको कहते हैं बहुलक। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं कहलाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, धन प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उन्हें कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं इनको कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े कहलाते हैं। तो देखिएगा इनको आप लोगों को लिख लेना है। स्वयं आंकड़े जो संकलित होते हैं ना, इनको कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। तो यहाँ से आपको क्या लिखना, प्राथमिक आंकड़े इसको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दंड आरेख जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। 2 यहाँ से आप लोग प्रकार लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोगों को लिख लेना है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अंक गणितीय माध्य। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, अंक, यहाँ से आप लोग लिख लें अंक गणितीय, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना माध्य, अंक गणितीय माध्य इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसको कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, क्या कहते हैं इसको, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको लिखेंगे, इसको कहते हैं उपभोक्ता, और इसके बाद में मूल्य, और उसके बाद में सूचकांक। ये यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः जो होती है ना, प्रचंड बेरोजगारी विद्यमान होती है, प्रचंड बेरोजगारी। तो यहाँ से लिख लें प्रचंड बेरोजगारी, इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको कहते हैं उद्यमी। तो यहाँ से आप सभी लोगों को इसको लिख लेना है, या तो आप लोग उद्यमी लिख लें या फिर आप लोग यहाँ पर साहसी भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, जिसमें कि लिखा गया है प्राथमिक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। तो चलेगा जल्दी से हम प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा गया आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, यहाँ से आप लोग देख ले, जिसमें कि आपसे पूछा गया था प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगले के उत्तर को आपको बताते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि चर किसे कहते हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। आपको इतना उत्तर इसका नोट कर लेना, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पर, वे मूल्य जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है और जो संख्यात्मक रूप में मापे जा सकते हैं उन्हें चर कहते हैं। तो इतना उत्तर यहाँ से आप लोग नोट कर ले, जो कि आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है समांतर माध्य की परिभाषा लिखिए। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समांतर माध्य किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा को लिखते हैं, ताकि आप सब लोग इसको पूरा नोट कर सको।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। देखिएगा इसमें आपसे पूछा गया था समांतर माध्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इसका उत्तर दिया गया है। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 तक का पूरा सोल्यूशन देख लिया है। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर रहा, पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग देख लें। अब चलिएगा हम प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न नंबर 9 ये रहा, जिसमें कि लिखा है बहुलक की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा बहुलक की परिभाषा किस प्रकार से आपको लिखनी है। चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुलक की परिभाषा को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा है इसका उत्तर, यहाँ से आप सब लोग पूरा इसको नोट कर लें। देखिएगा बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक की परिभाषा क्या। तो देखो, अंकों के किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक कैसे आपको लिखना है, बार आवृत्ति, यहाँ से आपको आवृत्ति ऐसे लिखना होगा, बार आवृत्ति होती है वही मूल्य उस समूह का बहुलक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देखते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सहज संबंध की परिभाषा लिखिए। तो चलिएगा जानते हैं सहज संबंध किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको दी गई है सहज संबंध की परिभाषा। पूरी की पूरी परिभाषा को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न नंबर 10 में पूछी गई है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर को यहाँ से आप लोग याद कर लें। ये सहज संबंध की परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग सहज संबंध की परिभाषा को नोट कर लें। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को देख लेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है मानव पूंजी क्या है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को नोट कर लें। ये यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 11 का पूरा उत्तर दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे कि मानव पूंजी किसे कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर भी नोट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को देख लेंगे, जो कि आपसे प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था। मगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इतना उत्तर नोट करना है, बाकी का आप लोग रहने दें इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको नोट करना है, शुरू से लेकर यहाँ तक का आप लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 के बाद में प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 13। यहाँ से आप सब लोग इसमें पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से देख ले, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी किसे कहा गया है। तो देखिएगा 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को देख ले, जो कि आपसे प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया था, क्या प्रश्न था, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी किसे कहा गया है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को नोट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर यहीं पर मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। और इसके बाद में आगे आपको लिखना है, परि का अर्थ होता है, यहाँ से आप सब लोगों को लिख लेना है, परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात हमारे चारों ओर जो चीज़ें मौजूद है उसे ही हमें पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। एक बार पुनः मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात हमारे चारों ओर के आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपसे प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 में आपको दिया गया है, मानव विकास सूचकांक के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मानव विकास सूचकांक के विभिन्न घटकों के नाम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। मानव विकास सूचकांक के घटक कौन कौन से हैं। एक तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और उसके बाद में जीवन शैली में वृद्धि। तो यहाँ से आप सब लोग इसको इस प्रकार से नोट कर लेंगे पूरा। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया, संतत चर एवं विविध चर में अंतर आपको बताना है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग संतत चर और विविध चर में अंतर को देख लें। पहला लिखा है, वे चर जो एकाएक पूर्णांकों में बढ़ता है विविध चर कहलाता, संतत चर कहलाता है। और उसके अलावा जो चर एक दी गई सीमा के भीतर कोई भी मूल्य ले सकता है वे सतत। देखिएगा यहाँ से आपको उल्टा लिखना होगा।
यहाँ से आपको क्या लिखना है होगा, ये तो आपका विविध चर का अंतर है, ठीक है ना, और ये आपका संतत चर का अंतर है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको विविध लिख लेना है। यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, विविध, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग ने संतत। तो देखो एक ही परिवार में संख्या सड़कों, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। इसे विविध श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है, इसे सतत श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो है आपका संतत चर, और इसके अलावा ये आपका है विविध चर। इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। देखिएगा ये आपका कौन सा विविध चर होगा और ये आपके संतत चर के अंतर है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 17 में सवाल दिया गया है, निम्न आंकड़ों से आपको समांतर माध्य की गणना करनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समांतर माध्य की गणना करनी तो आप सभी लोगों को आती होगी, तो ये वाला तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप स्वयं भी इसको हल कर सकते हो। इसके बाद में हम अगर 18वें क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि आपको एक और सवाल दिया गया है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 18 के अथवा वाले प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, चतुर्थक को परिभाषित कर उच्च चतुर्थक की गणना का सूत्र लिखिए। तो चलेगा हम इसके उत्तर को देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे, जो कि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न नंबर 18 के अथवा में पूछा गया था। अब इसमें एक चीज़ और बची है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बताना था, चतुर्थक को परिभाषित कीजिए। तो ये तो आपकी परिभाषा हो गई, और दूसरी चीज़ इसमें पूछी गई थी, उच्च चतुर्थक की गणना का सूत्र लिखिए। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और उच्च चतुर्थक की गणना का सूत्र देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको भी नोट कर लें। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 ये दिया गया है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, 3 बिंदुओं में लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम इसको देखते हैं और इसके उत्तर को भी नोट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न नंबर 19 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये प्रश्न नंबर 19 का अथवा वाला प्रश्न और उसका उत्तर लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 20 का पूरा उत्तर। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। ये आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है, जिसमें कि आपसे पूछा गया था, सूचनांक की रचना करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को नोट कर लेंगे। अब चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 के उत्तर को देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, 20 के बाद में प्रश्न नंबर 21 में आपको दिया गया था, औपनिवेशिक काल में संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। तो चलेगा जल्दी से हम प्रश्न नंबर 21 के उत्तर को देखते हैं, ताकि आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको आपका प्रश्न नंबर 21 जो है ना, 21 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि आपसे पूछा गया था, हरित क्रांति क्या है, इसके किसानों को कैसे लाभ पहुँचाया। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लें, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको इस प्रकार से नोट कर लेंगे। अब चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। देखिएगा पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है, आजीविका को धारणी बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है, क्योंकि पहला ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये दिया गया, तीसरे पॉइंट को यहाँ पर आपको बताया गया। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लें और अच्छे से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 23, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि दर की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। तो चलिएगा अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आपके प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसका प्रश्न है और इसका उत्तर ये लिखा गया है, जो कि आपका प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा था, पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि दर की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा ये प्रश्न नंबर 23 का पूरा उत्तर है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।